हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीवी आईटीआई में। अभी हम लोग का चल रहा है पेपर 7 शिक्षण विधियां। और शिक्षण विधियां में आज जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो आरसीईएम, शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं आरसीईएम, मतलब रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ये जो शिक्षण पद्धति है, ये जो शिक्षण विधि है, ये कहाँ का? हमारे इंडिया का ही है ये शिक्षण उपागम। और ये है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। मैसूर के का एक कॉलेज है, उसके द्वारा ये शिक्षण उपागम दिया गया है, आरसीएम उपागम। ठीक है। अभी क्या है, अभी हम लोग आरसीएम देखेंगे। इसके पीछे के वीडियो में हमने 3 उपागम देख चुके हैं। हम लोगों 3 उपागम को देखा, हर्बर्ट उपागम, मूल्यांकन और मॉरिसन उपागम। ठीक है। कुल मिला के 4 उपागम पढ़ना था। पाठ्य योजना में कितने उपागम पढ़ने थे? पाठ्य योजना के अंतर्गत हम लोगों को 4 तरीके का उपागम पढ़ना था, है ना। इसमें 3 उपागम हम लोगों ने देख लिया है, हर्बर्ट, मॉरिसन और मूल्यांकन। और आज है चौथा आरसीएम उपागम। तो आरसीएम उपागम का मतलब ये क्या है, तो इसका हिंदी में यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे हमने इंग्लिश में लिखा आरसीएम का फुल फॉर्म रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, है ना। इसी को हिंदी में बोला जाता है इस क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर के। आरसीएम उपागम का विकास किसने किया? क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर ने किया है। इस उपागम का विकास भारतीय शिक्षा शास्त्रियों ने किया है ना। क्या है? भारतीय शिक्षा शास्त्रियों ने इस उपागम का विकास किया है। यह उपागम पाठ्य योजना के दूसरी पद्धतियों से श्रेष्ठता लिए हुए है, मतलब कि दूसरे अन्य पद्धतियों से क्या है, ये श्रेष्ठ है, उनसे ये बेहतर उपागम है। ठीक है। इस उपागम में ब्लूम द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्यों को संशोधन सहित अपनाया गया है। उनका जो शैक्षिक उद्देश्य था 6 पद में था, उसको संशोधित करके इसमें क्या है, इसमें 4 पद में उसको लिया गया है। ठीक है ना। और इस उपागम में क्या है, 17 मानसिक योग्यताओं का प्रयोग किया गया है। कितने मानसिक योग्यताओं का? 17। और अन्य किसी भी उपागम में मानसिक योग्यताओं का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसलिए ये ज्यादा तार्किक हो जाता है, ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा रीजनेबल हो जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 पदों के बजाय इस उपयोग में क्या है, 4 पदों का प्रयोग किया गया है। 4 पद कौन कौन से हैं? तो ज्ञानात्मक है, सृजनात्मक है, प्रयोग है और बोध है। और इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वह है, यह उपागम प्रणाली क्या है, उपागम पर आधारित है। मतलब यह उपागम प्रणाली जो है, अप्रोच सिस्टम है, वो आपको क्या है, लेसन प्लान के जो मोटिव है उसको अप्रोच करने पर डिपेंडेंट है। सेकंड है, इस उपागम में मूल्यांकन तथा विश्लेषण के सृजनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। किसको? मूल्यांकन तथा विश्लेषण को क्या है, सृजनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत इसमें इसको शामिल किया गया है। इस उपागम में 17 मानसिक योग्यताओं का प्रयोग किया गया है। 17 है ना, 17 टाइप्स के मानसिक योग्यताओं का इसमें क्या है, समावेश किया गया है। इसके बाद है, इस उपागम में ज्ञानात्मक पक्ष के 6 पदों के स्थान पर क्या है, 4 पदों का प्रयोग में किया जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 पदों, है ना। ये हर्बर्ट उपागम में 6 पदों के का प्रयोग किया गया था, जबकि इसमें क्या है, इसमें 4 पदों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आ जाता है हमारा इसमें, इस उपागम के अंतर्गत क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण मापी जा सकने वाली मानसिक योग्यता के रूप में अच्छी प्रकार से किया गया है। इस उपागम के अंतर्गत क्या है, शैक्षिक उद्देश्य, है ना, जो भी शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उनका निर्धारण मापी जा सकने वाली मानसिक योग्यताओं के रूप में अच्छे प्रकार से किया गया है। मतलब ऐसी मानसिक योग्यताओं का इसमें समावेश किया गया है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग शैक्षिक उद्देश्यों का जो निर्धारण है उसका मापन हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद 6 है, इस उपागम का विकास भारतीय परिस्थितियों के अनुसार किया गया है। मतलब भारत में इस उपागम का अच्छे से भारतीय परिस्थितियों के अनुसार किया गया है, तो भारत में इसको अच्छे से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट है, इसमें आरसीएम उपागम में संप्रेषण अंतःक्रिया के माध्यम से शिक्षक सहायक सामग्री, व्यूह रचनाओं, परिस्थितियों आदि का मूल्यांकन करने की उचित व्यवस्था है। किसके माध्यम से? तो संप्रेषण, है ना, संप्रेषण अंतःक्रिया के माध्यम से। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन की बात यहाँ पे कर रहा है। संप्रेषण, इसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं, कम्युनिकेट करना, किसी भी के साथ कम्युनिकेट करना। तो उसके अंतःक्रिया के माध्यम से क्या है,
कि शिक्षण सहायक सामग्री और ये सब सभी सपोर्टिव, जो भी सपोर्टिव चीजें हैं वो सभी क्या है, मूल्यांकन करने के लिए उचित व्यवस्था का निर्माण करते हैं। उसके बाद है आपका आरसीएम उपागम के पद। तो देखो आरसीएम उपागम के कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जिसमें क्या आ जाता है, अदा। इसको मुख्य रूप से 3 पदों में बांटा गया है और 3 पदों में अदा है, प्रक्रिया है और प्रदा है, ठीक है ना। अदा मीन्स इनपुट। इनपुट क्या है, हम लोग उसमें इनपुट क्या डालते हैं पाठ्य योजना में। ये जो इसके अकॉर्डिंग जो पाठ्य योजना बनाया गया है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अदा और प्रक्रिया और लास्ट है प्रदा। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो कुछ इनपुट उसमें देंगे, तो देखिए इसमें देखते हैं अदा का इनपुट का क्या इसमें ये है, थोड़ा सा और छोटा इसको कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो अदा, इसमें क्या है, आरसीएम उपागम में अदा को अपेक्षित व्यवहार परिणाम का नाम दिया गया है। पाठ के शैक्षिक उद्देश्यों का उचित प्रकार से निर्धारण एवं स्पष्टीकरण इस पद के अंतर्गत किया जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों के क्या है, इसमें प्रविष्ट व्यवहारों की, है ना, प्रविष्ट व्यवहारों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें जो बच्चे व्यवहार करेंगे उद्देश्यों को लिखने के लिए ब्लूम महोदय के 6 वर्गों की अपेक्षा इसमें क्या है, 4 वर्गों का प्रयोग किया गया है। और ये वर्ग इस प्रकार है, नॉलेज है, बोध है, प्रयोग है और सृजनात्मकता है, ठीक है। अब इन सभी चीजों का प्रयोग, ये सभी क्या है, ये सभी एफर्ट्स हम उसमें लगाएंगे, ये सभी इनपुट है, ये सभी हम उसमें पाठ्य योजना में शामिल करेंगे। और क्या है, उद्देश्यों में इन वर्गों का प्रयोग करते हुए उद्देश्य लिखने के लिए 17 मानसिक योग्यताओं के प्रयोग के पश्चात इन्हें व्यवहारिक शब्दावली में परिवर्तित किया जाता है। इन उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में परिवर्तित करने के लिए कार्यपरक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। हम लोग इसमें जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं वो इनपुट हो गया, ठीक है ना, जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं वो क्या हो गया, इनपुट हो गया, ये सभी चीजें। उसके बाद क्या है, प्रक्रिया, प्रोसेस। तो इस पद में क्या है कि उपागम में संप्रेषण व्यूह रचना, है ना, ये प्रोसेस हम लोग करेंगे के नाम से, इसको ये इस नाम से भी जानते हैं। यह पद ब्लूम के मूल्यांकन उपागम के अधिगम अनुभव, है ना, ब्लूम का जो अधिगम अनुभव तथा हर्बर्ट उपागम का जो प्रस्तुतिकरण पद है ये उसके साथ तालमेल रखता है, ठीक है ना। जो ये अधिगम अनुभव हम लोग पढ़े थे कल के क्लास में, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ब्लूम का, और जो फर्स्ट हर्बर्ट उपागम पढ़े थे उसमें प्रस्तुतिकरण आया था एक पद में, एक स्टेप में आया था प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। लोग क्या है, चैप्टर का प्रेजेंटेशन करते थे। तो ये प्रक्रिया जो है ये उसी के समतुल्य है, ठीक है ना। इस पद के अंतर्गत कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया या अंतः क्रिया होती है ना। क्लास के अंदर क्या होता है, टीचर क्या करता है, संप्रेषण प्रक्रिया करता है, बच्चे के साथ कुछ बोलकर उनको बताने का प्रयास करता है और कुछ बोर्ड पे लिखने का, वो लिखकर बच्चों को समझाने का प्रयास करता है उस चैप्टर के रिगार्डिंग। इस पद में क्या होता है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यूह रचनाओं, विधियों, सहायक सामग्रियों आदि का उल्लेख किया जाता है। इसमें क्या होता है कि व्यूह रचना, अनेकों मेथड्स का यूज होता है, कुछ जो सहायक सामग्री होती है, चीजें जैसे ट्रायंगल बतानी हो तो ट्रायंगुलर शेप का कोई एक सहायक सामग्री हम लोग लेके, जैसे आता है उसमें इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर आता है ट्रायंगल वगैरह, तो उन सब चीजों की मदद से बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो प्रिज्म वगैरह अगर मान लीजिए पढ़ाना, प्रकाश का परावर्तन, तो उसमें क्या है, प्रिज्म वगैरह रख के उनको हम लोग समझाने, सहायक सामग्रियों की मदद से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। और क्या है, इसी पद के माध्यम से विद्यार्थियों को आवश्यक अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे अधिकतर जो अधिगम से संबंधित अनुभव है उसको वो प्राप्त करते हैं। और सबसे लास्ट है प्रदा। प्रदा मतलब अब क्या है कि बच्चे को हम लोग एक पाठ्य योजना बनाए, पाठ्य योजना में सबसे पहले हम लोग क्या है कि उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, इन सभी चीजों को शामिल किए। उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण कर, शिक्षक सहायक सामग्री वगैरह सब शामिल होने के बाद क्या प्रस्तुतिकरण कर दिए, यानी कि प्रोसेस किए। अब प्रोसेस के बाद क्या है, लास्ट में हम लोग क्या है कि उसमें आउटपुट हम लोग को कुछ चाहिए। हम लोगों ने जितना बताया बच्चों को, बच्चों से हम लोगों को फिर वापस कुछ फीडबैक चाहिए कि बच्चे को समझ में आया या नहीं, वो होता है आउटपुट। अब देखिए इसमें क्या समझाया गया है, इसको थोड़ा देखते हैं। आउटपुट क्या है कि आरसीएम उपागम में इस पद को वास्तविक अधिगम परिणाम, है ना, अधिगम परिणाम मतलब कि हम लोगों ने जो बताया क्लास में, अभी टीचर्स ने जो बताया क्लास में, बच्चे
उसको कितना अधिगम उसके माध्यम से कर पाए, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट, है ना, के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार इस पद का संबंध जो है पाठ के मूल्यांकन से होता है। किससे होता है? पाठ का मूल्यांकन से। व्यवहार में परिवर्तन होना ही वास्तविक अधिगम परिणाम कहलाता है। कल ही हमने बताया था कि हमारे व्यवहारों में या हमारा जो भी तौर तरीका उसमें अस्थायी परिवर्तन, किसी भी चीज के परिणाम स्वरूप अगर हमारे व्यवहारों में अगर कोई अस्थायी परिवर्तन आ जाए, उसी को अधिगम कहते हैं। कल एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताए थे कि जैसा अगर कोई आर्मी का कोई एक आदमी है, आर्मी वाला, अगर वो क्या करता है कि उसका वहां डेली का रूटीन होता है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करना, फिटनेस का काम करना, है ना, पीटी वगैरह कराना, तो उसका क्या होता है कि उसके वो जो क्रियाएं हैं उसके अधिगम में वो शामिल, उसके व्यवहार में नियमित रूप से शामिल हो जाती है। तो बोल सकते हैं कि उसने पीटी को क्या कर लिया, पीटी को अधिगम कर लिया। तो ये अभी वही बात यहाँ पे दोहराया जा रहा है कि व्यवहार में जो परिवर्तन होना ही क्या है, वास्तविक अधिगम परिणाम कहलाता है। वास्तविक अधिगम परिणाम को मापने के लिए विभिन्न प्रकार की मापन प्रविधियां यानी टेक्निक्स इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? टेक्निक्स। टेक्निक्स, ठीक ना, टेक्निक्स। ये मापन प्रक्रिया होती है जो कि अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन पे आधारित होती है, ठीक ना। वास्तविक जो अधिगम परिणाम होते हैं उसको मापने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो कि अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन पे क्या होता है, आधारित होता है। आमतौर पर अध्यापक मौखिक या लिखित प्रश्नों के द्वारा ही वास्तविक अधिगम परिणामों का मापन करते हैं। मतलब क्या करता है टीचर, तो आमतौर पे क्या होता है, या तो मौखिक रूप से पूछ लेता है या लिखित रूप से कुछ उनको बनाने के लिए देता है, और इसी के माध्यम से वो क्या कर लेता है कि परिमाणों का जो भी परिणाम होते हैं, जो भी उनसे बच्चों से हम लोगों को आउटपुट चाहिए, है ना, उसका क्या कर लेते हैं हम लोग, मापन कर लेते हैं। अब क्या इस प्रकार ऊपर लिखे गए तथ्यों के आधार पर, जो भी तथ्य ऊपर लिखे गए थे, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इन सभी के आधार पर कह सकते हैं कि ईआरसीएम जो है उपागम भारतीय परिस्थितियों में क्या है, अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये भारत में बना हुआ है। आरसीएम यानी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर का बना हुआ है, और भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ये काफी सही है। तो ये क्या है कि ये जो है आरसीएम उपागम भारतीय परिस्थितियों में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का उपयोग न तो हर्बर्ट उपागम में होता है और न ही क्या मूल्यांकन उपागम में हो पाता है, परंतु क्या है कि ब्लूम का जो वर्गीकरण का उपयोग किया गया है इसमें भी, तो ब्लूम के वर्गों को क्रम करके केवल 4 वर्गों का प्रयोग इसमें या उपयोग किया गया है। दूसरे उपागमों में मानसिक योग्यताओं का उल्लेख नहीं है। किसी भी दूसरे उपागम में आपके बच्चे की मानसिक योग्यताओं का उल्लेख उसमें नहीं किया गया है। सिर्फ उसमें पाठ्य योजना जो भी बनाई गई है वो किस आधार पर बनाई गई है, तो प्रस्तुतिकरण या फिर किसी किसी में क्रियाशीलता के आधार पर बनाई गई है, लेकिन किसी में भी मानसिक योग्यताओं का उल्लेख नहीं है। परंतु इस उपागम में 17 मानसिक, एक दो नहीं 17 मानसिक योग्यताओं का उपयोग किया गया है। हर्बर्ट उपागम में केवल ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जबकि आरसीएम में क्या होता है, इस उपागम में बोध तथा चिंतन स्तर से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति भी होती है। चिंतन स्तर मतलब कि ये रिफ्लेक्टिव लेवल्स, है ना, और बोध कॉम्प्रिहेंशन हो गया यहाँ पे। की तरह मूल्यांकन, ये क्या है, हर्बर्ट उपागम की तरह मूल्यांकन उपागम भी मानसिक योग्यताओं का ध्यान नहीं रखा गया। हर्बर्ट उपागम की तरह क्या है, मूल्यांकन उपागम में भी मानसिक योग्यताओं का ध्यान नहीं रखा गया। उसमें मानसिक योग्यताओं की कहीं चर्चा हम लोगों ने पीछे के क्लास में पढ़ लिया है, इन सभी चीजों को, सभी उपागमों के बारे में। तो इसकी कोई चर्चा, मानसिक योग्यता की चर्चा कहीं भी नहीं मिलती है ना। मानसिक योग्यताओं की चर्चा किसी भी उपागम में देखने को नहीं मिलता। इस उपागम में विद्यार्थियों के प्रविष्ट व्यवहारों पर बल दिया गया है। आरसीएम उपागम में विद्यार्थियों की रुचियों यानी इनके इंटरेस्ट, अभिरुचियों, योग्यताओं, एबिलिटीज का ध्यान भी रखा गया। दूसरे उपागमों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर क्या है, आरसीएम उपागम दूसरे उपागमों से सर्वोत्तम कहा जा सकता है। ये किस कंडीशंस के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए, है ना, भारतीय
परिस्थितियों के हिसाब से क्या है कि ये RCM उपागम जो है ज्यादा रीजनेबल प्रतीत होता है, ठीक ना। तो ये था पाठ्य योजना, जो हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था उसको 4 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड करके पढ़ा पाठ्य योजना को। हर्बर्ट उपागम, मूल्यांकन उपागम, मॉरिसन उपागम और लास्ट है आपका RCM उपागम। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग जो लेसन प्लान से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी दुविधाएं हैं, उसका समाधान हो गया होगा और अब आप लोग पाठ्य योजना बनाने में बेहतर तरीके से सक्षम अपने आप को महसूस कर पा रहे होंगे। तो चलिए, इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।